हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिसने अभी तक इस चैप्टर के पार्ट नंबर 1 to 4 नहीं देखे हैं तो पहले उनको जरूर देखें, ताकि आज की जो वीडियो है जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। तो इससे पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस फार्मूला क्या होता है, और हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फार्मूला निकाल के भी देखे थे। तो उन डायमेंशंस को यूज करके हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वही सब डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो डायमेंशनल इक्वेशंस हैं कि उनके हमारे पास क्या क्या यूजेस रहेंगे। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन हमारे पास डायमेंशंस के क्या क्या यूजेस हैं। फर्स्ट तो सबसे पहले हमारे पास यूज आता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन रिलेशन। अच्छा चलो, ये बात करने से पहले आपको छोटे से रूल बता देता हूँ जो हम डायमेंशंस में फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर आप सिंपल सी बात है तो हमारे पास जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जब भी आप कोई दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो उनके डायमेंशन जो है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, अदरवाइज आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डायमेंशंस शुड बी सेम, डायमेंशंस शुड बी सेम। मतलब अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उनके डायमेंशंस बिल्कुल सेम होने चाहिए। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, आप हमेशा मास के अंदर ही मास ऐड कर सकते हो। जैसे 5 kg मास प्लस 2 kg मास 7 kg मास हो गया। लेकिन आप कभी जैसे मास के अंदर वॉल्यूम ऐड नहीं कर सकते हो, मास के अंदर एरिया ऐड नहीं कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए आपको जो दो क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशंस क्या चाहिए, सेम चाहिए, तभी आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे अपन मास में मास ऐड कर सकते हैं, लेंथ में लेंथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अलग अलग डिफरेंट क्वांटिटीज को हम ऐड नहीं करते हैं। जैसे आप कभी लेंथ में एरिया ऐड नहीं करते हो। तो ये फर्स्ट रूल हमारे पास डायमेंशन का रहेगा। जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज उनके डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। साथ ही मान लेते हैं हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है ए, जिसको हम फार्मूले से एक्सप्रेस कर रहे हैं बी प्लस सी। तो इस केस के अंदर अगर मेरे पास एडिशन आ रहा है तो यहाँ पे मेरे पास जो डायमेंशन है ए के डायमेंशन है वो बी के डायमेंशन के बराबर होने चाहिए, और वही डायमेंशन अपने पास सी के भी होने चाहिए। मतलब पहली चीज तो हम डायमेंशन में देखते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो हम कहते हैं जो ए के डायमेंशन है वही हमारे पास राइट हैंड साइड के डायमेंशन आने चाहिए। अब राइट हैंड साइड में दो क्वांटिटीज है बी और सी, इनके बीच में प्लस का निशान है, मतलब ये अगर ऐड हो रही है तो इन दोनों के डायमेंशन भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हमारे पास बी और सी इनके डायमेंशन भी सेम होने चाहिए, और ये डायमेंशन किसके इक्वल होने चाहिए, ए के डायमेंशन के। तो ये वाला जो फॉर्मूला है आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर दोनों के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। सेकेंड, अगर हम डायमेंशन की बात करें, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है डिफरेंट डायमेंशंस की क्वांटिटी को भी कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि सेम क्वांटिटी के दो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी और डिफरेंट हमारे पास डायमेंशन की अगर फिजिकल क्वांटिटी है उनको भी आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। डायमेंशन शुड बी सेम और डिफरेंट। तो इस केस में आपको मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करना है तो आप सेम डायमेंशन के भी हो सकते हैं, उनको भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, और अगर डिफरेंट डायमेंशंस के हैं उनको भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल लें, हम अगर डेंसिटी फाइंड करते हैं तो उसको हम लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास मेरे पास अलग फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन अलग है, वॉल्यूम के डायमेंशन अलग है, लेकिन हम इनको डिवाइड करवा सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला भी आता है। सिमिलरली हमारे पास फोर्स है, इसमें हम मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास हमारे पास अलग डायमेंशन है मास के, एक्सेलरेशन के अलग डायमेंशन है, फिर भी हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो रूल आप याद रखें कि हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर अगर डिफरेंट हमारे पास डायमेंशन की क्वांटिटी है वो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकती है।
तो चलिए इन्हीं रूल्स के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा पॉइंट नंबर 1, जो फर्स्ट मिलेगा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन रिलेशन। मतलब आपको कोई रिलेशन गिवन हो, कोई फॉर्मूला गिवन हो, आपको चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए हम कैसे उसको चेक कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम रिलेशन की बात करें तो अपने पास कोई भी रिलेशन हो उसको हमारे पास बीच में इक्वल्स टू का साइन आता है। जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करूं, कोई भी रिलेशन अपने पास इस फॉर्म में हो सकता है a इक्वल्स टू b प्लस c या b मल्टीप्लाई c b डिवाइड c, कुछ भी हो सकता है। तो इक्वल्स टू के साइन के हमारे पास एक टर्म इधर होती है, एक टर्म इधर होती है। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये मेरे पास राइट हैंड साइड। तो कोई भी डायमेंशनल कोई भी गिवन रिलेशन करेक्ट कब होता है, वो करेक्ट तभी माना जाता है जब हमारे पास उस रिलेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस आए और राइट हैंड के डायमेंशन जो आए, अगर ये दोनों डायमेंशंस बराबर आते हैं तब हम कहते हैं फॉर्मूला हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है। तो डायमेंशनली करेक्ट हमारे पास अगर कोई रिलेशन होगा तो उसके लिए कैसे चेक करेंगे, उसके डायमेंशन चेक कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन अगर बराबर आ जाते हैं तो मतलब वो फॉर्मूला हमारे पास सही है। तो कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जैसे कि बड़े सिंपल से रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मोशन की इक्वेशन है b इक्वल्स टू u प्लस a t। वेल नोन इक्वेशन है, सबने पढ़ी होगी जूनियर क्लासेस में, v इक्वल्स टू u प्लस a t। अब अगर आपको चेक करना है ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसके लेफ्ट हैंड साइड है जो कि वेलोसिटी अपने गिवन है, इसके डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस को चेक करेंगे। अगर इक्वल है तो ये फॉर्मूला सही होगा। तो चलो चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन जो है, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास क्या है, एक वेलोसिटी है। वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होंगे हमारे पास, सॉरी तो आप चेक करिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। और वेलोसिटी के डायमेंशंस हम लास्ट क्लास में डायमेंशंस बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी के निकाले भी हैं और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के डायमेंशन अपने पास होते हैं l t माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास डायमेंशन आ जाएंगे m0 l1 t माइनस 1। अब अपने को चेक करना है राइट हैंड साइड के डायमेंशन। तो राइट हैंड साइड के डायमेंशंस में भी आप दो चीज चेक करोगे, बीच में प्लस का निशान आ गया, मतलब इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी दोनों के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और वो डायमेंशन इसके इक्वल भी होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल भी होने चाहिए। तो चेक करते हैं। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड के डायमेंशन है u क्या हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी है, तो इसके डायमेंशंस भी क्या होंगे मेरे पास m0 l1 t माइनस 1 प्लस a और t एक्सेलरेशन a से हमारे पास, और एक्सेलरेशन का हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला जो है m0 l1 t माइनस 2 और साथ में हमारे पास यहाँ पे t क्या है, टाइम। तो टाइम के डायमेंशन क्या होंगे मेरे पास t। अब इसको चेक करना है कि हमारे पास जो प्लस साइन है इसके इधर और इधर डायमेंशन इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे। तो इधर आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास जो इसके डायमेंशन है u के, ये तो हो गए m0 l1 t माइनस 1 प्लस यहाँ पे अगर चेक करें m0 l1 और t माइनस 2 हमारे पास था, उसको t से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास पावर बचेगी t माइनस 1। तो इस केस में आप चेक कर सकते हो हमारे पास इसके और इसके डायमेंशन, दोनों के डायमेंशन सेम है और यही डायमेंशन हमारे पास राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल भी है। तो ये रिलेशन में कह सकता हूँ, उसमें मेरे पास जो डायमेंशन है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं जो रिलेशन है ये मेरे पास डायमेंशनली करेक्ट है। तो आप इसको इस तरीके से किसी भी रिलेशन को चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो एक एग्जांपल और देखते हैं।
हमारे पास एक तो फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन है, जो फ्रीक्वेंसी होती है 1/2L √T/m। आपको चेक करना है कि जो गिवन रिलेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले आपको फिजिकल क्वांटिटीज देखनी है, इसके अंदर कौन कौन सी है और उनके डायमेंशंस पुट करने हैं। जैसे मेरे पास फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस हमने देखे ऑलरेडी, लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। ये हो जाएगा मेरे पास m0 L0 T-1। दूसरी क्वांटिटी इसमें हमारे पास होती है L हमारे पास होती है लेंथ। तो L के डायमेंशंस, लेंथ के डायमेंशन क्या होंगे, मेरे पास सिर्फ L ही होंगे। तो ये मेरे पास हो गए लेंथ के डायमेंशन और ये मेरे पास हो गए फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन। तीसरी क्वांटिटी इसके अंदर मेरे पास T हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर टेंशन को, और टेंशन भी क्या है हमारे पास एक फोर्स है। तो टेंशन का और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। तो यहाँ पर जो टेंशन है T, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम फोर्स वाला डायमेंशन फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि अपने पास है m1 L1 T-2। और लास्ट क्वांटिटी बचती है m। यहाँ पे जो m रिप्रेजेंट कर रहा है, m अपने पास होता है मास पर यूनिट लेंथ, कि यूनिट लेंथ के अंदर कितना मास है। तो m क्या होगा अपने पास, आप कह सकते हो मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ, तो मास के डायमेंशन क्या होगा मेरे पास L, और लेंथ के मास के डायमेंशन मेरे पास हो गए m और लेंथ के डायमेंशन हो गए L। तो मेरे पास स्मॉल m के डायमेंशन क्या आते हैं m1 L-1। तो अभी मेरे पास सभी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस आ गए, इनको हम पुट करके देखते हैं और चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के डायमेंशन इक्वल है या नहीं। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन क्या हो जाएंगे m0 L0 T-1। तो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में से फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन मेरे पास हो गए m0 L0 T-1। अब राइट हैंड साइड में अपने को चेक करना है कि जो क्वांटिटीज दे रखी है इन सबके डायमेंशन मिलके इस डायमेंशन के इक्वल आते हैं कि नहीं आते। अगर इसके इक्वल आएंगे तो फॉर्मूला सही है, नहीं आएंगे तो फॉर्मूला गलत है। चेक करते हैं डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में 1/2L, तो 2 कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है L, लेंथ के डायमेंशन मेरे पास L, तो ये आएगा 1/L इनटू अंडर रूट में अपने पास है T। टेंशन के डायमेंशन अपने पास है m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाय m, मास पर यूनिट लेंथ, इसके डायमेंशन अपने पास m1 L-1 m1 L-1। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो मेरे पास ये होगा 1/L इनटू अंडर। अब यहाँ पे आप जो कह सकते हैं m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, और जो L की पावर -1 है ये ऊपर जाएगी +1 हो जाएगी, और एक पावर मेरे पास पहले से है, तो मेरे पास और L की पावर आ जाएगी 2 और T की पावर है मेरे पास -2। m कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसके ऊपर रूट है तो क्या होगा, स्क्वायर की पावर मेरे पास हाफ रह जाएगी, ये आएगा 1/L, और इसका जब रूट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास L T-1। अब इस L से L कैंसिल आउट हो जाता है, और मेरे पास जो डायमेंशन बचते हैं सिर्फ T-1, जिसको आप अगर कंप्लीट फॉर्म में लिखना चाहो तो अपने पास हो जाएगा m0 L0 T-1। अब आप चेक कर सकते हो कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन थे m0 L0 T-1, वही सेम डायमेंशन हमारे पास राइट हैंड साइड में आ रहे हैं m0 L0 T-1। तो हम कह सकते हैं ये जो रिलेशन है ये रिलेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। चलो एक इनकरेक्ट का भी देख लेते हैं। तो एक रिलेशन हम मोशन की इक्वेशन में से लेते हैं। हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो होती है S = ut + ½ at²। सभी को ये फॉर्मूला पता होगा कि हमारे पास ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट इसके बराबर होती है ut + ½ at² के बराबर होती है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अपने पास यहाँ पे t² या t गिवन हो
और कहा जाए कि चेक करो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एस क्या डिस्प्लेसमेंट को शो करती है, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास डायमेंशन आ जाएंगे डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है, तो इसके डायमेंशन मेरे पास हो जाएंगे डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन मेरे पास हो जाएंगे सिर्फ एल। तो आप लिख दो m0 L1 और T0, या फिर आप सिर्फ एल भी इसको आप लिख सकते हो, 0 0 नहीं लिखने की जरूरत है, तो सिर्फ एल भी आप इसको लिख सकते हैं। हमारे पास इसके डायमेंशन हो जाएंगे सिर्फ एल। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड साइड के डायमेंशन, तो उसके लिए हम देख सकते हैं बीच में प्लस का निशान है, तो इन दोनों क्वांटिटीज के डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और वही डायमेंशन हमारे पास इस साइड में भी होने चाहिए। तो चेक करते हैं हमारे पास डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड क्या गिवन है, ut, u क्या है मेरे पास वेलोसिटी, और वेलोसिटी के डायमेंशन मेरे पास है m0 L1 t-1 इंटू टी। टी क्या है, टाइम, टाइम के डायमेंशन मेरे पास हो जाएंगे t, ये हो गया प्लस हाँ आप एक कांस्टेंट है, इसके कोई डायमेंशन नहीं है। फिर आता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के डायमेंशन मेरे पास है m0 L1 t-2 इंटू टी। तो टी के डायमेंशन क्या होगा मेरे पास, टाइम है, तो इसके डायमेंशन में हो जाएंगे टी। तो आप यहाँ चेक कर सकते हो मेरे पास जो डायमेंशन आया m0 L1 t-1 सॉरी यहाँ पे t की पावर 1 है, t की पावर -1 है, कैंसिल हो जाएगा, तो m0 L1 और t0 यही वाला सेम डायमेंशन अपने पास आ गया, कैसे सिर्फ l आ गया। लेकिन अगर इधर चेक करते हैं प्लस, ये हो जाएगा m0 L1, अब t-2 है और ये t की हमारे पास 1 पावर है, तो यहाँ पे कहते हैं -2 में से 1 गया तो t की पावर बचती है -1। तो हमारे पास यहीं पे जो है डायमेंशन सेम नहीं आ रहे, हमारे पास इधर डायमेंशन आ रहे हैं m0 L1 t0, इधर आ रहे हैं m0 L1 t-1। तो और ये डायमेंशन अगर सेम नहीं है तो दो फिजिकल क्वांटिटीज को अपन ऐड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो रिलेशन है अपने पास डायमेंशनली गलत है। सही क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे टी स्क्वायर होता तो हमारे पास सही रिलेशन होता, यहाँ टी स्क्वायर होता तो आप यहाँ टी स्क्वायर कर देते, ये कैंसिल आउट हो जाता और अपने पास ये भी आया था 0, और तब हम कहते हैं कि फॉर्मूला क्या डायमेंशनली करेक्ट है। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर से आप किसी भी रिलेशन का जो चेक कर सकते हैं कि वो हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट यूज हमारे पास क्या है इस डायमेंशनल इक्वेशन का। तो नेक्स्ट यूज जो हमारे पास यहाँ पे डायमेंशनल इक्वेशन का है वो है टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब आपको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी है, उनके बीच में आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना हो, क्या रिलेशन उनका हो वो आप डायमेंशनल इक्वेशन से इजीली ड्राइव कर सकते हो। और साथ में टू डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटीज, आप इससे अननोन क्वांटिटीज के डायमेंशंस भी फाइंड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम जो वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हम बीच में रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एग्जांपल हुआ, हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का, अब पेंडुलम आप सभी को पता होगा, इस तरीके से हमारे पास स्ट्रिंग होती है और यहाँ पे आपने छोटा सा मास लटकाया होता है जिसको हम कहते हैं बॉब, ठीक है। तो हमारे पास इस पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको फाइंड करना है कि कितने टाइम पीरियड में अपनी ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है। तो हमारे पास इसका जो टाइम पीरियड होता है टी, वो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको क्वेश्चन में भी गिवन दिया होगा कि जो टाइम पीरियड है वो किन किन फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कि आपके पास स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है L, एक तो डिपेंड करता है स्ट्रिंग की लेंथ के ऊपर, दूसरा डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमारे पास जो g जिस भी जगह पे आप हो वहां पे g की वैल्यू कितनी है, तो दूसरा वो डिपेंड करता है g के ऊपर। और थर्ड हमारे पास डिपेंड करता है जो आपने बॉब लटकाया हुआ इसका मास कितना है। तो तीसरा हमारे पास जो टाइम पीरियड वो डिपेंड करता है इस बॉब के मास के ऊपर। तो आपको ये गिवन होगा कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास ऑफ बॉब। अब आपको इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेन फंडा वही है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होने चाहिए और उसी से आप जो है इसका
पूरा फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। तो ध्यान से देखिए इसके ऊपर मोस्टली कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बहुत इजी सा टॉपिक अपने पास है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं, कांस्टेंट ऐड कर देते हैं अपनी तरफ से। तो ये मेरे पास हो जाएगा t इक्वल्स टू, मान लेते हैं कांस्टेंट मैंने k ऐड कर दिया, और मेरे पास l g और m। ठीक, अब इस l g m इनकी पावर्स आपको बतानी है क्या आने वाली है, तो आप इसके ऊपर आप लिख लो एक्स वाई जेड या ए बी सी जो भी आप लिखना चाहो। मैं लिख लेता हूँ ए बी और सी, कि हमको पता नहीं है कि क्या पावर्स आएंगे, लेकिन हमने मान लिया जो एल की पावर ए होगी, बी की जी की पावर बी होगी, एम की पावर सी होगी। आप इसको ए बी सी ये पावर से अपने को फाइंड करनी है, और ये आप इजीली रिलेशन ड्राइव कर सकते हो। अब अपने को डायमेंशन देंगे, लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या क्या होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है टाइम, और टाइम के डायमेंशन क्या होंगे मेरे पास m0 l0 t1, क्योंकि इसमें सिर्फ टाइम है। तो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ये मेरे पास हो जाएंगे m0 l0 t1 इक्वल्स टू k, हमने कांस्टेंट ऐड किया, इसके कोई डायमेंशन नहीं होंगे, इसको अपन k लिख देंगे। अब मेरे पास l क्या है लेंथ, और लेंथ के डायमेंशन क्या है मेरे पास l सिर्फ, है ना। तो उसको हम लिख देंगे m0 l1 t0, और इसकी पावर कितनी है अपने पास a, तो इसके ऊपर अपन पावर लगा देंगे a, इजी काम है। फिर g के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके डायमेंशन है मेरे पास m0 l1 t-2, और उसकी पावर कितनी है b, तो मैं g के डायमेंशन लिख देता हूँ m0 l1 t-2, और इसकी पावर अपने पास है b। और थर्ड अपने पास मास के डायमेंशंस क्या है m, तो इसमें लेंथ और टाइम नहीं है, तो ये अपने पास हो जाएगा m1 l0 t0, और इसकी पावर अपने पास गिवन है c। ठीक है, तो अभी हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटीज दे रखी है उनके डायमेंशंस लिख दिए हैं, और इन डायमेंशंस की जो हमने पावर मानी थी इनके ऊपर अपन ने पावर लगा दी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। k कांस्टेंट है, यहाँ पे अगर आप चेक करो मेरे पास m की टोटल कितनी पावर आती है, m यहाँ पे 0 है, 0 को आप a से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, यहाँ पे m की पावर अपने पास 0 रहेगी। यहाँ पे भी 0 है, 0 को आप b से मल्टीप्लाई करोगे 0, यहाँ पे 1 है, 1 को c से मल्टीप्लाई करते हैं, तो m की पावर मेरे पास सिर्फ क्या बचती है c, तो मेरे पास m की पावर बचती है c। ठीक है, क्योंकि यहाँ a पावर में भी m नहीं है, b पावर में भी m नहीं है, हमारे पास सिर्फ c में एक m है, और जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो m की पावर बच जाएगी c। अब क्या कहते हैं l लेंथ, यहाँ पे l1 है, 1 को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा a, l की पावर a। यहाँ पे m0 l1, तो 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b, वो इसमें ऐड हो जाएगा a प्लस b, और यहाँ पे l की पावर 0 है, 0 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, उसको अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। अब चेक करते हैं टाइम को, टाइम यहाँ पे पावर 0 है, तो a की पावर 0 हो जाएगी, यहाँ पे t -2 है, तो -2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2b, तो t की पावर 1 तो आ जाएगी -2b, और यहाँ भी t मेरे पास 0 है, तो 0 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ये मेरे पास ओवरऑल आ गया m की पावर c, l की पावर a प्लस b, और t की पावर -2b। और मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे मेरे पास है m0 l0 t1। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, दोनों साइड में जो इनके कोएफिशिएंट्स हैं वो कंपेयर करने हैं, कंपेयर द कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट्स को आप कंपेयर करते हो, यहाँ पे m की पावर 0 और हमारे पास m की पावर आ रही है c, तो मतलब मेरे पास c किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर, तो c मेरे पास आ जाएगा 0। फिर l की पावर a प्लस b है, और यहाँ पे l की पावर कितनी है 0, तो a प्लस b ये भी मेरे पास कितना आना चाहिए 0। थर्ड अपने पास t की पावर -2b है, तो -2b है, इसको हम किसके बराबर पुट करेंगे, यहाँ पे t की पावर है 1, तो मेरे पास -2b ये किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। तो आपने कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लिए। अब इनको कंपेयर करने के बाद आपको a b और c इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो c की वैल्यू तो मेरे पास सीधी सीधी आएगी, c 0 है,
यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। b की वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो ये इसके नीचे आएगा, तो b की वैल्यू मेरे पास आती है -1/2। बस b की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी +1/2। तो मेरे पास वैल्यूज आ गई, a की वैल्यू आ गई 1/2, b की वैल्यू आ गई -1/2 और c की वैल्यू आ गई 0। अब इन वैल्यूज को अपन पुट कर देंगे इस रिलेशन के अंदर। तो मेरे पास जो टाइम पीरियड है ये हो जाएगा कि L की पावर a कितना है मेरे पास हाफ, g की पावर b, g कितना है मेरे पास -हाफ, और m की पावर c, c कितना है मेरे पास 0। तो यहाँ से किसी की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, और ये पावर हाफ पावर को अपन अंडर रूट लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास ये अंडर रूट में है और ये भी -हाफ पावर, मतलब ये भी अंडर रूट में, लेकिन 1/, के अंडर रूट में होगा। तो ओवरऑल मेरे पास जो टाइम पीरियड का रिलेशन आता है k √L/g। तो आप इस तरीके से डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जो है रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका छोटा सा। चलिए, तो एक एग्जांपल और देखते हैं। एक हमारे पास जैसे अभी आगे +1 में ही पढ़ेंगे, जब आप फ्लूइड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे एक रिलेशन आता है हमारे पास, जो फोर्स होती है ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी लिक्विड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स लगती है, ये किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो r रेडियस, जो भी आपने सर्कुलर ऑब्जेक्ट उस लिक्विड के अंदर रखा उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा डिपेंड करती है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम नीटा से डिनोट करते हैं। अभी आप क्लासेस में जैसे अभी चैप्टर्स पढ़ेंगे उनके अंदर ये क्वांटिटीज आ जाएगी, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नीटा से हम इसको डिनोट करते हैं। और तीसरा ये डिपेंड करता है हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के ऊपर। तो फोर्स 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी, रेडियस, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और वेलोसिटी। तो मैं अभी शॉर्ट में इसको करूंगा फटाफट, आपको डिटेल में भी समझाया था अभी पिछले एग्जांपल में, तो सेम उसी तरीके से है। पहले प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं k, और r की पावर मान लेते हैं a, थीटा की पावर b और वेलोसिटी की पावर c। अब इनके डायमेंशंस लिखने हैं। फोर्स के डायमेंशन क्या है मेरे पास? m1 l1 t-2 इक्वल्स टू k। आर क्या रेडियस है, रेडियस का डायमेंशन क्या है? जैसे लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन मेरे पास होगा l, तो इसको अपन लिख लेते हैं सिर्फ l, बाकी चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती। आप लिखना चाहो लिख सकते हो m0 l1 t0, लेकिन सिर्फ l लिख देते हो तो भी सफिशिएंट है। l की पावर मेरे पास a नीटा। इसके मैं अभी सीधा डायमेंशन बता रहा हूँ, लेकिन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर उसके डायमेंशन फाइंड करके भी देखेंगे कि कैसे डायमेंशन इसके आए हैं। फिलहाल इसके डायमेंशन जो अपने पास होते हैं m1 l-1 t-1, इसकी पावर मेरे पास आएगी b, और c वेलोसिटी के डायमेंशन अपने पास है l t-1, इसकी पावर हो जाएगी c। अब पावर्स देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आता है m1 l1 t-2 इक्वल्स टू k। अब यहाँ पे l की पावर एक तो a आ जाएगी है ना, 1 है, 1 इंटू a, l की पावर -1 इंटू b तो -b, और l की पावर c तो ये +c। m की पावर अगर अपन चेक करें, m की पावर यहाँ पे m है, m की पावर एक तो b आएगी, 1 इंटू b, और यहाँ भी m नहीं है तो ये हमारे पास सिर्फ b बचेगी। और एक t को चेक कर लेते हैं, t की पावर यहाँ पे t नहीं है तो a नहीं आएगा, t -1 है तो -1 इंटू b, और ये -1 इंटू c, तो अपने पास l की पावर आ गई, m की पावर भी आ गई और t की पावर्स भी आ गई। अब आपको कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। कह सकते हैं m, चलो m से शुरू करते हैं। m के ऊपर b है और यहाँ पे m के ऊपर 1 है, तो b किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। सेकेंड आप देख लो l के ऊपर अपने पास है a - b + c,
ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। और तीसरा अपने पास माइनस बी माइनस सी, माइनस बी माइनस सी, ये किसके बराबर आ जाएगा, -2 के इक्वल आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करके आपको ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन चेक कर सकते हैं बी की वैल्यू तो अपने पास ऑलरेडी गिवन है, बी की वैल्यू 1 है। अब इस बी की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करवाता हूँ, यहाँ पुट करवाता हूँ तो क्या होगा मेरे पास, ये हो जाएगा -1, ये जाएगा माइनस सी इक्वल टू -2। इसको आप सॉल्व करो, -1 को इधर ले जाओगे तो +1 हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास आता है माइनस सी इक्वल टू -1 और सी की वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1। तो सी की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 1 है, उनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। बी को 1 पुट करोगे, सी के 1 पुट करोगे तो -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ए की वैल्यू भी मेरे पास आ जाएगी 1। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, ए की वैल्यू भी 1, बी की वैल्यू भी 1 और सी की वैल्यू भी 1। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो फोर्स है ये हो जाएगी के आर की पावर ए, आर की पावर 1 तो 1 लिखें या ना लिखें चल जाएगा, चाहे 1 लिख सकते हो। एन की पावर बी, थीटा की पावर बी, तो बी भी मेरे पास कितना है, 1 है, इसको भी 1। और हमारे पास जो बी है, बी की पावर सी, सी कितना है, सी भी 1 है। तो इनकी पावर आप चाहे 1 1 1 लिख सकते हो, चाहे ना लिखो तो भी अपने पास ये आ जाता है रिलेशन। और एक्सपेरिमेंटली जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यू भी फाइंड कर ली जाती है। और हमारे पास इस रिलेशन के लिए स्पेशली जब आप स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लेते हो ना, लिक्विड के अंदर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट डिप करवाते हो तो उसके ऊपर जो फोर्स आती है उसके लिए कांस्टेंट अपने पास 6 पाई। तो हमारे पास जो कंप्लीट फॉर्मूला बनता है 6 पाई r थीटा b। ये आप अभी आगे फ्लूइड्स वाले चैप्टर के अंदर फॉर्मूला पढ़ोगे विस्कोसिटी विस्कस फोर्स का। तो इस तरीके से आप जो है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट में एक चीज और लिखी है, एंड टू डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ अननोन क्वांटिटीज, मतलब आप अननोन क्वांटिटीज के डायमेंशंस भी इसके अंदर फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशंस। तो एक एग्जांपल हमने पहले भी किया था, हमने फाइंड किए थे डायमेंशंस किसके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। तो वही सेम एग्जांपल, जिसने भी नहीं उसको समझा एक बार समझ लें किस तरीके से अननोन क्वांटिटीज के हम डायमेंशंस फाइंड करते हैं। तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है, F is equals to G m1 m2 by r स्क्वायर। सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मासेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के स्क्वायर या डिस्टेंस के स्क्वायर के। इस फॉर्मूले के अंदर आपको कहा जाएगी G, जो कि हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसके डायमेंशन फाइंड करो। तो इसके डायमेंशंस भी हम इनको यूज करके डायमेंशन इक्वेशंस को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, G को हम एक साइड में लिख लेते हैं और बाकी साइड हम दूसरी साइड में भेज देते हैं। तो r स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा F into r स्क्वायर, और ये m1 m2 इसके अपॉन में आ जाएंगे। इनके डायमेंशंस पुट कर दो, आपके पास G के डायमेंशन आ जाएंगे इजीली। तो G के डायमेंशंस क्या होंगे, F के डायमेंशन, F क्या फोर्स, फोर्स के डायमेंशन मेरे पास m l t-2, r डिस्टेंस है, डिस्टेंस का लेंथ, लेंथ के डायमेंशन l, तो l का ये 2 बार तो ये रहेगा l की पावर 2 डिवाइडेड बाय m1 m2। m1 क्या है मास, m2 क्या है मास, मास मास 2 बार हो गया, तो ये मेरे पास आएगा m की पावर 2। ओवरऑल आप इसको कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे m की पावर 1 है और नीचे मेरे पास m की पावर 2 है। तो ये जब ऊपर जाएगी पावर तो -2 हो जाएगी, 1 में से -2 गया तो -1, m बचेगा मेरे पास -1 l, l की पावर 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, पावर से ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगी टोटल पावर 3, और t की पावर -2 मेरे पास है और कहीं पर t नहीं है तो -2। तो ये मेरे पास जो डायमेंशंस हो जाएंगे इसके यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। तो इस तरीके से आपको और भी कोई कांस्टेंट अगर गिवन हो किसी फॉर्मूले के अंदर तो उसके आप डायमेंशंस फाइंड कर सकते हो। तो ये हमारे पास 2 यूजेस हो गए। थर्ड जो यूज अपने पास है, कन्वर्जन ऑफ अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू द अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
मतलब आपको एक सिस्टम में यूनिट्स दे रखी हो, आपको उसको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना हो। जैसे आपको कह दिया है हमारे पास एमकेएस सिस्टम में यूनिट्स, उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, या सीजीएस में यूनिट दे रखी है उसको एमकेएस में कन्वर्ट करना है, तो वो कन्वर्जन भी आप बाय यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशंस कर सकते हो। तो इसके भी हम एक एग्जांपल्स और देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो थर्ड यूज हमारे पास जो डायमेंशनल इक्वेशंस का है, कन्वर्जन ऑफ अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं कि किस तरीके से आप एक सिस्टम में जो यूनिट्स गिवन है उसको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, हम फर्स्ट कन्वर्ट करके देखते हैं फोर्स को इनटू डायंस में। तो फोर्स की यूनिट क्या है अपने पास, न्यूटन है ना, फोर्स की यूनिट अपने पास है न्यूटन। इसको कन्वर्ट करना है डायन में। अब जो न्यूटन हमारे पास यूनिट होती है, ये हम कह सकते हैं एमकेएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम के अंदर है। अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किए हुए हैं, तो जिसने अभी वीडियो नहीं देखी है वो एक बार जरूर उनको देख लें ताकि ये चीजें इजीली क्लियर हो जाएं। और सीरीज सिस्टम में जो मेरे पास फोर्स की यूनिट है उसको हम कहते हैं डाइन। तो ये मेरे पास है सीरीज सिस्टम में। तो आपको चेक करना है कि हमारे पास जो न्यूटन है उसको आप डाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ये आपको फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला अपने को पता है। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला अपने पास होता है m l t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2। ये मेरे पास है फोर्स का डायमेंशन फार्मूला। ठीक, इसको अपने को कन्वर्ट करना है डाइन के अंदर। तो अपने को करना क्या होगा, इसमें अपन जो है फॉर्मूला यूज करते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा था n1u1 इक्वल्स टू n2u2। सही पढ़ा हमने फॉर्मूला कि हमारे पास जब यूनिट और उसके न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम रहता है। अगर आप यूनिट का साइज बढ़ाते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाती है, न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर बढ़ाते हो तो हमारे पास यूनिट कम हो जाएगी। मतलब यूनिट बड़ी लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आएगी, और यूनिट छोटी लो तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाती है। हमने एग्जांपल में देखे थे। तो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हम इसको बड़ी इजी से सॉल्व कर लेंगे। तो आपको पूछा जाए कि 1 न्यूटन, क्वेश्चन को जैसा होगा 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मैनी डाइन। आपको बताना होगा 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो n1 फर्स्ट सिस्टम में जो यूनिट दे रखी है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 1 न्यूटन दे रखा है, तो हम इसको पुट कर देंगे 1। अब यूनिट क्या है हमारे पास फर्स्ट सिस्टम के अंदर, न्यूटन। और वैसे अगर हम पहले फोर्स को कर रहे हैं तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला अपने पास है ये। तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट सिस्टम के अंदर इसको लिख लेते हैं m1 l1 और t1, इनकी पावर हो जाएगी 1 1 और -2। ये मेरे पास यूनिट्स का सिस्टम हो गया। अब मेरे को फाइंड करना है n2, ये मेरे को फाइंड करना है n2। और जो सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट है वो अपने को सीरीज सिस्टम दे देगा, उसको अभी मैं 2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा m2 l2 और t2। पावर सेम रहेगी, फोर्स है तो पावर डायमेंशन सेम रहेंगे 1 1 और -2। ठीक है, इसके अंदर अपन ने वैल्यूज पुट कर दी। अब आपको n2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू टर्म इन सबको इनके नीचे ले जाएंगे। तो मेरे पास जो n2 है ये आएगा m1 अपॉन m2, और इसकी पावर कितनी है मेरे पास ओवरऑल 1। सिमिलरली l1 अपॉन l2, और इसकी पावर भी कितनी है, l की पावर भी 1 टाइम t1 अपॉन t2, और इसकी पावर आपको दे रखी है -2। तो यहाँ पे अपन ले देंगे -2। अब करना क्या है, आपको सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो इनकी जो यूनिट्स है इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं n2। अब m1, यहाँ पे अगर हमारे पास एमके सिस्टम की बात करें तो मास किस में गिवन होगा, केजी में गिवन होगा। और अपने को करना है किसमें कन्वर्ट, इसको ग्राम्स में करना है। तो अपन लिख सकते हैं जो 1 kg है, यहाँ पे जो 1 kg उसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा 1000 ग्राम्स। और m2 ये ऑलरेडी अपने ग्राम्स में कन्वर्ट करना, तो इसके नीचे आ जाएगा g पावर 1। सिमिलरली लेंथ की अगर हम बात करें, फर्स्ट यूनिट के अंदर लेंथ अपने पास होगी मीटर में और इधर होती है सेंटीमीटर में। तो इस मीटर को
तो 100 सेंटीमीटर आ जाएंगे। L1 के लिए हम ले देंगे 100 सेंटीमीटर और L2 ऑलरेडी अपने पास सेंटीमीटर्स में ही है, इसकी पावर भी 1। फिर आता टाइम T1, तो यूनिट सेकेंड्स है, इधर भी मेरे पास सेकेंड है, सेम यूनिट है, तो इसको हम ले देंगे यहाँ पे भी मेरे पास सेकेंड्स है और यहाँ पे भी सेकेंड है, इसकी पावर आ जाएगी -2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास कैंसल आउट मान लेते हैं, कैंसल हो गया, तो मेरे पास N2 जो आएगा 1000 की पावर 1, 100 की पावर 1 और यहाँ पे कैंसल होंगे 1 की पावर -2। तो टोटल मेरे पास 1000 ही हो गया और 100 ही हो गया, तो टोटल मेरे पास 10 की पावर होगी 5, 1 की पावर -2 करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो N2 मेरे पास आ जाएगा 10 की पावर 3 और 2, 10⁵। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं जो हमने क्वेश्चन में 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मेनी टाइम्स, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ टाइम्स, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ टाइम्स। इस तरीके से आप जो है न्यूटन को डायस में कन्वर्ट कर सकते हो। और एग्जांपल देख लेते हैं। चलो एक और हमारे पास जैसे फिजिकल क्वांटिटी है एनर्जी, एनर्जी या वर्क। इसके हमारे पास जो एसआई सिस्टम है, एमके सिस्टम में जो यूनिट है उसको हम कहते हैं जूल। ये अपने पास एसआई में या कह सकते हो एमके सिस्टम में जूल है, और इसको जब आप सीजीएस में कन्वर्ट करते हो तो हमारे पास सीजीएस में इसकी यूनिट होती है अर्ग, ERG, ये हमारे पास होती है सीजीएस में। अब आपको जूल को कन्वर्ट करना अर्ग में कि 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग्स, ऐसा क्वेश्चन आएगा 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग। फाइंड करना क्या है, सेम हमारे पास प्रोसीजर है। जो एनर्जी है या वर्क है इसके डायमेंशंस क्या है अपने पास, तो डायमेंशन इसके पास अपने पास होते हैं, वर्क होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स के अपने पास जो डायमेंशन है ML/T-2, ठीक है। इसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट L आएगा, L को इससे मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास पावर बन जाती है 2। बाकी आप डायमेंशंस आपको बताए थे, आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे इसके डायमेंशन जो आते हैं एनर्जी के M1L2T-2 से अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, N1U1 इक्वल्स टू N2U2, N1 1 जूल पूछा है तो 1 U1, U अपने को दे रखी है यूनिट्स, इसको अपन लिख लेते हैं M1 की पावर 1, L1 की पावर 2 और T1 की पावर -2 इक्वल्स टू N2 आपको फाइंड करना है U2, सेकंड सिस्टम में इनको अपन मान लेते हैं M2, L2 और T2। डायमेंशन सेम रहेंगे, सिर्फ हम यूनिट चेंज कर रहे हैं, डायमेंशन सेम रहेंगे, इसकी पावर 1, 2, -2, ठीक। अब इधर मेरे पास एमके सिस्टम है तो इसको हम लिख सकते हैं 1, चाहे आप M1/2 डायरेक्ट कर दो या फिर एक स्टेप बढ़ाना चाहो तो इसको लिख सकते हैं मास। यहाँ पे किसमें गिवन हुआ, केजी में, केजी की पावर 1, लेंथ गिवन होगी मीटर में, मीटर की पावर 1, टाइम गिवन होगा सेकंड्स में, सेकंड की पावर -2। N2 सीरीज सिस्टम में मास अपन लेंगे ग्राम्स में, ग्राम की पावर 1, लेंथ लेंगे सेंटीमीटर में, पावर 2 और टाइम लेंगे सेकंड्स में -2। अब N2 आपको फाइंड करना है तो क्या होगा, ये साइड टर्म्स इसके नीचे आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा kg/ग्राम की पावर 1, मीटर/सेंटीमीटर की पावर 2 और सेकंड/सेकंड की पावर -2। अब आपको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो और चेक कर लो। N2 की वैल्यू अपने पास जो आएगी, इसको अपन लिख सकते हैं 1000 ग्राम्स अपॉन ग्राम, पावर 1, मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर 2, ये कैंसल आउट हो जाएंगे तो 1 की पावर -2। N2 अपने पास जो आएगा 1000 की पावर 1, 100 की पावर 2 और 1 की पावर
-2। तो 1000 तो ये हो गया, 100 की पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे 100 की पावर 4 हो जाएगी और 3 0 ही है अपने पास, तो टोटल मेरे पास हो जाएगा 10⁻⁷। तो यहाँ पे हम कहते हैं जो 1 जूल है इसके बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग्स के बराबर होता है। तो आप इस तरीके से कोई भी एक सिस्टम में यूनिट्स दिए रखे हो उसको आप सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लो और सभी वीडियोस को अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक कंटिन्यूटी में देखो, चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। तो आज की वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।